हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सॉल्यूशन पेपर आया, मतलब सॉरी आंसर किया आया, उसका जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम शिफ्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और 6 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जितने पेपर हुए सारा पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है और ये पहले शिफ्ट का हम आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए इसको शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि इस चैनल पे आरबी ग्रुप डी का सॉल्यूशन कराया मैंने, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, है ना, दोनों का पेपर सॉल्यूशन कराया मैंने इस पर। उसके बाद जो एएलपी का पेपर हुआ था उसका कराया है सॉल्यूशन। जो सेक्शन कंट्रोलर का पेपर हुआ था, है ना, सेक्शन कंट्रोलर का, उसका भी पेपर सॉल्यूशन कराया है। तो अगर आप नहीं देखें इससे पहले तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जाके चेकआउट करें, और बहुत अच्छे कंटेंट पड़े हुए इस चैनल पे। तो आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आप बाद में मुझे थैंक यू भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या करेंगे, एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट थी कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे जहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे, और क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले एक बार और खुद से करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है भाई। इतना करना है आपको इफेक्टिव, मतलब अगर चाहते हैं रिवीजन हो जाए तो आपको, ठीक। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूर 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 6 दिनों में वैसे ही एक और दीवार बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये पता है कि होता है कि एक फॉर्मूला होता है M इंटू डी इंटू एच, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 और H2 बटा W2। इसका मतलब ये हुआ, M से मतलब हुआ मेन, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने डे से होगा डे, D से, और S से हो गया आवर, मतलब कितने लोग कितने दिन और कितने घंटे काम किए तो कितना वर्क हुआ, ठीक है। वर्क हमेशा नीचे आएगा। और फिर वैसे इक्वेट कर देते हैं कि दूसरा कंडीशन जो दे रखा है उसमें कितना मैन, कितना दिन और कितना आवर किया, कितना दूसरा वर्क पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आपका ये शॉर्टकट है, आपको ये आप याद रख सकते हैं। नहीं भी रखें तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे कैसे करते हैं। देखिए, इसमें कहा कि 15 मजदूर 10 दिन तक काम किया, ठीक है। और घंटा नहीं दे रखा तो घंटा में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर गुणे घंटा लिख सकते हैं, घंटा कितना घंटा काम किया। लेकिन क्या है कि घंटा दे नहीं रखा, ठीक है। तो घंटा नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, हम घंटा नहीं लिखेंगे। तब 15 मजदूर 10 दिन काम करता है तो एक दीवार बना सकता है। तो वैसे ही 6 दिनों में वैसे ही एक दीवार बनाने के लिए कितने मजदूर की ज़रूरत है। तो मैं मान लूँ कि 100 मजदूर की ज़रूरत है, इसको काट दूंगा। तब 15 दाएँ 150, तो 6x बराबर 150 दे रखा है। तो यहाँ से x के वैल्यू निकल जाएगा कितना, 25, इसका 25 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिम्प्लीफिकेशन है। सिम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे, जैसे मैं बार बार करता हूँ। जैसे आपको ये देखनी है, ये देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इस कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करूँगा। कैसे करूँगा, देखिए ये 36 है और ये 36 18 है, तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। 36 में अगर 18 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 8 24 हो जाएगा। तो 24 और 2 28 26, तो यहाँ पर 26 लिख सकते हैं लास्ट सीधे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब के बदले 26 लिख दिया, ठीक। अगर आगे आता हूँ, आगे फिर देखते हैं इसमें करेंगे ये वाली पार्ट पहले, है ना, इतनी। देखिए इसमें क्या करना है मुझे कि 3 दूना 6, ठीक है। और ये मैं ऐसे कर देता हूँ कि 4 भागा 2 गुने 6, और गुने इसको भी अगर कोष्टक से बाहर निकाल लें तो 6, तो ये कट जाएगा कितना, 2, 36 दूना 72, तो यहाँ गया 72 माइनस 26, ये कोष्टक बंद हो गया। मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया ना। यहाँ पे देखिए आपकी भाग का चिन्ह दे रखा है, वैसे मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आगे भाग का चिन्ह दे रखा है तो आगे कुछ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि लास्ट में तो कोई चिन्ह लगेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऐसा कोई क्वेश्चन दूसरा आता है कि सिर्फ कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। तो आप हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मुझे लग रहा है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है
कि 1950, 1560 और 2340 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे? दे रखा है 1950 और 1560 और 2340। आपको इसमें ढूंढना है कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना, अभाज्य गुणनखंड कि जिस इसका तीनों का जो कॉमन गुणनखंड होगा उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो कॉमन गुणनखंड पहले निकालना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जो सबको काटे, सबको क्या करता है? उसका एचसीएफ होगा या एचसीएफ का कोई फैक्टर होगा। तो देखते हैं, चलिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, या तो मैं इसका क्या कर दूँगा कि डिफरेंस लेकर निकालता हूँ। जैसे मैं अगर इसका दोनों का डिफरेंस लूँ तो कितना हो जाएगा? 1950 में से 1560 घटा तो हो जाएगा 400 390, ठीक है, अगर डिफरेंस में ले रहा हूँ। फिर ऐसे ही लेता हूँ इसका डिफरेंस, अगर 1560 और 2340 तो 15 और 23 घटा तो 15 और 5 और 3 8 और 780, ठीक है। एक हो गया 390, 780 हो गया। अगर मैं 1950 और 2340 का डिफरेंस लूँ तो कितना हो जाएगा? 19 और 19 400 और 400 दे दे तो कितना हो जाएगा? हो जाता 400 दे तो हो जाएगा पूरा 350, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 390। तो मुझे डिफरेंस मिला, एक का 390, दूसरा का 780 और तीसरा का 390। तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है कि आप इसका फिर अगर एचसीएफ क्या होगा, इसमें क्या एचसीएफ हो सकता है? एचसीएफ या तो 390 होगा, 300 या 390 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन हमको देखने में मिल रहा है कि इसका भी 390 आ रहा है, ये भी 390 गुणा 2 है और ये 390 है ही ऑलरेडी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ से ये पता चला कि एचसीएफ जो है इसका वो 390 है। कैसे किया मैंने? आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मतलब भाग विधि से कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है, या तो उस संख्या का डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो अगर डिफरेंस में मुझे मिल जा रहा है कि 390 780 है, तो मुझे पता चलेगा 390 सबसे बड़ा संख्या है। अब क्या करूँगा कि मैं इसका कर लूँगा, क्या फैक्टर कर लूँगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में ये कर रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। देखिए अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना जो कॉमन हो, तो 390 के जितना भी फैक्टर होगा जो अभाज्य होगा, या तो वो क्या होगा कि वो ये इसका फैक्टर ही होगा। जैसे कि मैं अब बताना चाहता हूँ कि ये मैंने 390 एचसीएफ निकाला, तो इसका जितना भी फैक्टर अगर हम निकालते हैं और जितना भी फैक्टर जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे और सभी प्राइम फैक्टर का गुणनफल करेंगे तो फिर 390 ही आएगा। समझ रहे कि नहीं आप? जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको अलग पेन से। जैसे 390 को मैंने लिख दिया 13 गुणे 30, इसको और छोटा कर तो 13 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, है ना। इसका अगर हम इसको तोड़े तो ये हो जाएगा 13 2 3 5 हो जाएगा ना। 13 गुणे 30 का नहीं, 3 में 6 6 5 30, ठीक है। तो टोटल ये हो गया, क्या हो गया? अभाज्य संख्या निकल गया जो कॉमन है सब में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या निकालना था ना मुझे, जो सब में कॉमन है ना। ये अभाज्य संख्या निकालना जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो 13 3 और 13 2 3 5 सब में कॉमन है, क्योंकि इसका एचसीएफ है ये, तो ये सब में कॉमन होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो, बड़ा से बड़ा संख्या। तो 13 और 3 2 और 5 है ना, जो भी हुए, तो ये अभाज्य संख्या है जो सब में कॉमन है। तो इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना, गुणनखंड निकालना ना इसका मुझे। तो इसका गुण क्या है? 390। तो 390 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे आप? अगर नहीं समझे तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि x 2 और y का तृतीय अनुपाती है। देखिए अगर a b c 3 संख्या दे रखा है, मैं नीचे कर देता हूँ कहीं पे, यहाँ पर जगह, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो पीछे जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट तो भाई, ठीक है। बोला है कि यदि मैं अगर आपको थोड़ा सा ये कर दूँ रिवाइज कर सकते या कर सकते, क्या वार्म अप करा दूँ थोड़ा सा कि a b c 3 संख्या दे रखा है, तो तृतीय समानुपाती जो होता है, सॉरी a b c नहीं, a b
देखिए दो संख्या अगर दे रखा है ए और बी, तो इसका पूछे कि तृतीय समानुपात क्या होगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, इसी प्रकार दे रहा है कि एक्स जो है 2 और वाई का तृतीय समानुपाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 2। और आगे बोल रहा है कि y जो है 1 और 18 का तृतीय समानुपाती है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 के स्क्वायर बटे x। ठीक, तो y का मान निकालना है मुझे यहाँ से, तो वहाँ से क्या करूँगा मैं x का मान इस पहले वाला इक्वेशन में रख दूँगा। मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 के स्क्वायर बटे y। इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, मैं इसमें रख दूँगा फर्स्ट वाला में। तो अगर मैं इसको रख दूँ यहाँ पे 18 के स्क्वायर बटे y बराबर वाई स्क्वायर बटे 2, तो हो जाएगा 324 गुणे 2 बराबर वाई के क्यूब, है ना। इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 2, इसको और लिखना चाहें तो 3 गुणे 3 गुणे और हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और फिर 2। ठीक है, बराबर वाई के क्यूब। तो यहाँ से वाई कितना निकलेगा 3, अगर निकालना चाहूँ यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट डॉट ये 1 2 3 4, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, है ना। तो हो जाएगा 6 क्यूब रूट 3, है ना। वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 और क्यूब रूट 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 क्यूब रूट 3। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पीछे वीडियो को बैक कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार पंखे के मूल्य उसके लागत मूल्य से 36 रुपया अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 36 रुपये अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य में 25 की छूट देता है। यदि उसने 179 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो पंखे के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मान लेता हूँ कि पंखे का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया थी। ठीक है, 100 रुपया अंकित मूल्य, लागत मूल्य से सॉरी इसी में मानता हूँ CP अंकित मूल्य नहीं, कॉस्ट प्राइस। मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपया है। बोला कि उसको पंखे के लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित किया जाता है, तो जो मार्क प्राइस होगा मतलब जो अंकित मूल्य होगा वो 136 हो जाएगा, क्योंकि 36% बढ़ा दिया इस पर, है ना। 136 हो गया और अंकित मूल्य पे 25% की छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य पे 25% की छूट देगा तो क्या हो जाएगा 25, तो 100 माइनस 25 बटा 100, तो 75 बटा 100। अब 75 बटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, है ना। तो मैं इसको 3/4 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 3/4। तो ये 3/4 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये SP हो जाएगा। SP ये जो था 136 जब वो था MP और 136 का 3/4 कर दिया तो SP कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा SP मतलब सेलिंग प्राइस, तो हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 16 गुणे 3 34 या 112। इसका मतलब जो है SP है सेलिंग प्राइस हो 112, तो उसको 179 का लाभ होता है ना। तो बोल रहा है कि 179 का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप ये देख लीजिए कि CP 100 रुपये दे रखा है यहाँ पे। CP अगर मैंने 100 रुपये माना था और SP 112 आ गया, तो इसका मतलब इसका 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और इस 12 यूनिट का वैल्यू जो दे रखा है 179 दे रखा है। ठीक है, 179 दे रखा है, तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे निकालना है 136 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि मुझे अंकित मूल्य पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा, पंखे का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है यहाँ पे 136, तो 12 की वैल्यू दे रखा है 179, तो 136 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 12 के, तो एक का यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 179 बटे 12, और अगर 136 का निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा 136 का 179 बटे 12 गुने 136। अगर मैं गुना करना चाहूँ, सॉरी भाग करना चाहूँ तो कितना बनेगा 4 से 4 × 12 और 4 × 12 4 × 16 34 और 9 × 16 117। आप इसको गुना कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। 11 दिया 33 1/3। अगर हम गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 9 और 9 × 7 16 7 1 8 8 1 9 और 1 ये हो जाएगा 1969 प्लस 179 बटा 3 से काटेंगे 60 के आसपास ले लेते हैं ना, तो 1969
और प्लस 60, तो 9 6 6 12 और 19 1 20, 20 29 आना चाहिए। सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना भाई, आंसर मेरा अलग रहा। एक दुकानदार का पंख, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, ठीक है। एक दुकानदार के पंखे का क्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित किया करता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसे 119 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, 179 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो पंखे के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सही तो लिखा। 100 अगर किया सीपी से 136 हो गया, इसका 136 का अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो 3/4, तो 4 3 12 और 4 4 16, 34 दिया। सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे क्या गलती हो गया कि 34 दिया 102 होता, मैंने 112 लिख दिया। यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती ज़्यादा तो दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से मैं फिर से कर देता हूँ, सॉरी। मैंने कहा तो क्वेश्चन तो ये थे, हुए क्यों नहीं। तो ये हो जाएगा 34 दिया 102, तो यहाँ 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो इसका वैल्यू कितना देखा 179, तो 136 यूनिट क्या हो जाएगा, 136 जो है 179 बटा 2 गुणे 136। अब इसको गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 83 नहीं होगा, इससे फिर से गुना हो तो होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 8 68, है ना। तो 179 गुणे 68 हो जाएगा कितना, यही 12 172, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समलंब के 2 समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि समानांतर भुजाओं में से इसी युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उक्त भुजाओं के बीच समांतर भुजाओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है ऐसे, उसमें दे रखा है कि कोई एक भुजा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा है कोई मान लो यहाँ पे एल है, दूसरी भुजा मैंने एल मान लिया, तो जो बोल रहा है कि जिसके हाइट है वो भी एल है, मतलब कि जो दूसरी भुजा वो उसका हाइट के बराबर है, ठीक है। और बता रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम सीधे निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा क्या है 8 और एल, तो 8 प्लस एल इंटू ऊंचाई क्या है एल है, ठीक है। तो इसको हम बराबर रख सकते हैं 120 के, क्योंकि उसका दे रखा है क्षेत्रफल 120, तो एल और 8 प्लस एल बराबर 240 हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर हमको देखना है कि एल का कौन सा वैल्यू रखें कि ये 240 हो जाता है। देखिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं देख लेता हूँ कि इसका कौन सा फैक्टर हो सकता है। मैं ऑप्शन में देख सकता हूँ कि आप तो ये तो डाल के चेक कर सकते हैं, या मुझे देख गया कि 12 दूना 24 मतलब ये कि 12 का कोई फैक्टर होगा, तो एल का वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 240। इसका मतलब क्या हुआ कि एल का जो वैल्यू मैंने रखा 12 वो सेटिस्फाई कर गया, है ना। और मुझसे पूछ रहा है क्या रहा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मुझे ये एल पूछ रहा है ये, है ना। तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे बट मैं करा देता हूँ। चलो मैं कैसे कराता हूँ, देखिए यहाँ हो जाएगा 5 गुने 3 हो जाएगा 15, अब 15 माइनस 4 और प्लस 7, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 में से 4 गया तो 11, 11 7 18, तो ये टोटल 18 हो गया। यहाँ पे 18 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ ऐसा करके निकाले, रुको मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था, ये 18 था टोटल, और यहाँ पे ये 7 हो गया, तो ये कोष्टक में 18 7 माइनस 18 है ना, 7 माइनस 18 कितना हो गया -11, यहाँ तक ये, और -11 हो गया, और -11 और -3 गुना होगा, -11 में -3 का गुना होगा, ठीक है। तो 10 माइनस -11 33 प्लस हो जाएगा, और 36 माइनस, तो हो जाएगा कितना 36 माइनस 43, सॉरी 36 माइनस 43 हो गया, कितना हो जाएगा -7 इसका आंसर हो गया। मैंने क्या किया, मैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेता हूँ उसको और फिर उसको सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आप खुद से भी कर सकते हो जैसे करते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा तेज़ करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योगफल, शरद प्लस आदर्श के वर्तमान आयु का योगफल 36 दे रखा है। 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि आदर्श की आयु अगर x है तो 2 वर्ष बाद क्या लिख रहा है, 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की
आदर्श की आयु कितनी गुनी हो जाएगा? तो 2 वर्ष बाद आदर्श की आयु कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। और तो 2 वर्ष बाद अगर हम बात करें तो इसका आयु कितना हो जाएगा शरद का? तो 3 × x + 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 6। तो अभी इसका आयु 1 वर्ष है। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि अभी शरद की आयु कितना है, तो 3x + 6 में से अगर हम 2 घटा दें, हम -2 कर दें, तो अभी वर्तमान आयु निकल जाएगा। लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या आयु है? तो हो जाएगा 3x + 4। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 4 और प्लस x = 36। तो यहाँ हो जाएगा 4x = 32। तो यहाँ से x = 8 निकल गया। ठीक है। तो बोला शरद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो शरद की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3 × x + 4। तो 3 × x की वैल्यू 8 निकला, तो 8 और प्लस 4, 4 से 24 और 4 28। तो 28 का आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या के 1/3 में 87 जोड़ने पर 107 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंगों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कि कोई संख्या है, मतलब x कोई संख्या है, तो संख्या के 1/3 x/3 प्लस 87 जोड़ते हैं तो 107 प्राप्त होता है। तो x/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो अंगों का योगफल 6 + 0 = 6। ठीक, समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन है कि 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे? क्वेश्चन ये था कि एक 180 मीटर का 120 मीटर का 2 ट्रेन है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 75 किलोमीटर की गति प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो कितनी देर में पार कर लेगा? देखिए एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है। एक की लंबाई 120 मीटर है, एक की 180 मीटर है, और एक 60 के स्पीड चल रहा है, एक 75 के स्पीड से चल रहा है। तो आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो इसी चैनल पे एक दूसरा वीडियो डाला हुआ टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा, मतलब उस पर कंसेप्ट बताया गया आपको कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, अगर नहीं देखे हुए तो आप जाकर देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, इसमें पहले दूसरी वीडियो होगी मतलब जाके। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें है कि जब एक दूसरे दिशा में चलते हैं, समान दिशा में, तो उसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, मतलब घट जाता है ना। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रिलेटिव स्पीड हो जाता है। लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है तो उस समय क्या होता है कि दोनों रिलेटिव स्पीड जो निकलता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं, जो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी टोटल? 120 और 180, तो 300 मीटर डिस्टेंस है। और जो स्पीड कितना है? 60 और प्लस 75। तो 60 प्लस 75 कितना होगा? 5 और 7 13, 135। लेकिन 135 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, इसमें कर देंगे। चलिए हमको सेकंड में निकालना है, हम कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे? 5 से करेंगे, कर ले 5 से। चलिए 15 से करते हैं। 15 नामा 135 और 15 दूना 30, 20 मरतबा कट गया। 9 दूना 18 और 5 चौका 20 बराबर 8 सेकेंड। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से 10,000 उधार लेता है, परंतु वह तुरंत इससे अन्य किसी व्यक्ति को 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ? देखिए एक व्यक्ति है जो 5% के हिसाब से लिया पैसा और 8.25% के हिसाब से दे दिया 3 साल के लिए। तो पूछ रहा है कि उसे कितना लाभ हुआ। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो बी ने क्या किया, बी ए से पैसा लिया कि दे दो मुझे पैसा, और जो पैसा लिया उसको सी को दे दिया। तो यहाँ से 5% के हिसाब से लिया है और इसको 8.25% के हिसाब से सी को दे दिया। तो ये जो बच रहा है, कितना बच रहा है इसमें, कितना परसेंट बच रहा है इसका? 3.4% है ना। समझ में आया आपको कि 5% के हिसाब से, ये 5% के हिसाब से लिया है और 8.25% के हिसाब से दे दिया उसको। तो इसको मार्जिन कितना का हो रहा है? 3.25% का। तो 3.25%, 3.1/4% का मार्जिन हो रहा है 1 साल का। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल का अगर 3 ईयर का निकाले तो कितना हो जाएगा? 3.1/4 गुणे 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9.3/4
लिख सकते हैं ना। तो 9.3/4% का प्रॉफिट हो रहा है पूरा 3 साल में। इसको कितना पे हो रहा है? 10,000 रुपये। तो 10,000 का 9.3/4 कैसे लिख सकते? 9 चौक 36, 36 3 39, तो 39/4 और परसेंट की जगह पर क्या लिखेंगे? 100। 00 से 00 ख़त्म, 4 से कितना है? तो 25। तो आप इसको गुना कर देंगे। 9 चौक 36, सही तो किया ना भाई? कितना वार्षिक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना वार्षिक लाभ होगा। वार्षिक लाभ अगर 3 साल का पूछता तो इसकी ये तो ज़रूरी थी नहीं थी इसकी भाई। इसकी जो मैंने 3 साल का निकाला है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में वार्षिक लाभ पूछ रहा है। तो वार्षिक कितना लाभ हो रहा है? वार्षिक लाभ हो रहा है 3.1/4%। तो 10,000 का 3.1/4% कितना? 3 चौका 12, 1 13/4 गुने 100 पर। तो ये 100 से 00 से 00 ख़त्म, 4 से 25, तो हो जाएगा 25 गुने 13 बराबर 325। मैंने मिला कि ये 3 साल का टोटल प्रॉफिट पूछा, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसने पूछा वार्षिक लाभ कितना होगा, मतलब 1 साल में कितना लाभ हो रहा है उसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में 46 लड़के हैं, 36 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या में क्रमिक रूप से 25%, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि होती है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी? ठीक है, देखिए 46 जो है वो बॉयज़ है और 36 जो है वो क्या है? गर्ल है। ठीक, बोल रहा है कि पहले 36 में 25% वृद्धि होता है, मतलब 36 गुने 5/4, इसको 25 को लिखेंगे ना 5/4, फिर क्या करेंगे उसमें फिर 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की वृद्धि मतलब 6/5, ये 5 से 5 खत्म, और इसको सोल्व करेंगे तो, और 4 से 4 नमा 36। तो अभी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 छक 54। तो अभी लड़कियों की संख्या हो गई 54 और लड़कों की संख्या कितना है? 46। तो कितना अधिक होगी लड़की लड़कों से? 8 अधिक है 54 माइनस 46 बराबर 8 अधिक हो गया, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको दे रखा है एक मतलब एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आप क्या करना है, आपको कोई एक टर्म पकड़ लेना है। जैसे मैंने क्या किया, जेड को पकड़ लिया, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर अगर होते हैं तो 5 जेड के स्क्वायर होगा 25 जेड स्क्वायर, है ना, हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 के जेड के स्क्वायर हो जाएगा तो 144 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 144 जेड स्क्वायर है, 144 जेड स्क्वायर, 144 से 144 खत्म हो जाएगा ना, तो ये 25 जेड स्क्वायर वही आंसर बचेगा। तो जिसमें हमको 25 जेड स्क्वायर दिख जाएगा वो मैं आंसर लगा दूंगा, कोई एक पकड़ के चलना है। ठीक है, आपको इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक काम को 12, 15, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद D छोड़ देता है और C काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है पहले, तथा B काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम पूर्ण होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या होता है, जैसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि सबको एक लाइन में काम कराना। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर A, B, C और D, तो ये 12 दिन लेता है, दूसरा 15 दिन लेता है, ये 20 दिन लेता है और ये 30 दिन लेता है। ठीक है, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूँगा कि टोटल वर्क है कितना। ठीक है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं सबका, ये सबका एलसीएम लेंगे, ये सबका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ए का एफिशिएंसी अगर निकाले तो 60/12, तो 5, बी का 4 और सी का 3 और डी का 2। ये क्या निकला, ये जो 5, 4, 3, 2 निकला है वो निकला है क्या, इफिशिएंसी, क्षमता, है ना। इसे डोनेट करते हैं हम इसको कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर सकता है। मतलब टोटल काम अगर 60 है और ये 12 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में ये 5 यूनिट काम करता है, ये है ना। जैसे ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक है ये चीज़ कि अगर 60 टोटल काम है, एक दिन में टोटल काम अगर 60 दे रखा है यहाँ पे, और 12 यूनिट काम कर, मतलब 12 दिन में टोटल काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, है ना। अब ये जितना काम करेगा उसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे इसमें कि अब हमको देखना है कि कौन कौन काम किया है, कौन कौन काम छोड़ के गया है। ठीक, अब देखिए बोला है कि डी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो डी 2 दिन काम किया है ना, तो डी का कितना काम हो जाएगा, डी 2 गुणे 2 4 दिन हो गया काम इसका, 4 यूनिट काम कर लिया। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और 2 दिन में 4 यूनिट काम करेगा।
चल हो गया यहाँ पे। अब बोला सी काम जो होने से 3 दिन पहले छोड़ के ले जाता है, तो हम क्या करेंगे कि सी का 3 दिन का काम और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल काम मुझे जितना दे रखा है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे ए काम कर रहा है, टोटल पूरा काम किया, बी काम किया और बी सपोज कि यहाँ पे काम छोड़ के चला गया कि 2 दिन काम बाकी था, सब तो छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 दिन का काम इसमें ऐड कर देंगे इसको, और इसको पूरा काम करवाएंगे। समझ रहे आप? समझे कि नहीं? आइए आपको समझाता हूँ कि जैसे कि अगर सी बोला सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो छोड़ के चला गया, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसका काम मैं चाहता हूँ कि पूरा करे, मतलब लास्ट तक जितना दिन वो सब किया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका काम 3 दिन बढ़ा दूँगा। 3 दिन, तो 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा ये? 3 + 3 9 हो जाएगा। बोला है कि बी काम होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 2 दिन छोड़ गया, 2 दिन इसका भी ऐड कर देंगे। तो 1 दिन में 4 यूनिट काम करता था और 2 दिन में 8 यूनिट काम करेगा। हो गया? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 और 9 69, 69 और 8 69 8 कितना हो जाएगा भाई? 77 यूनिट काम हुआ। इसमें क्या हुआ कि 4 यूनिट ये पहले कर चुका है डी, तो इसका 4 यूनिट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 73 हो गया। हो गया ना भाई? अब 73 को काम करवाना किससे? ए, बी और सी से काम करवाना है। ठीक, तो ए की क्षमता है 5, बी की 4 और सी की 3। 5 4 9 और 3 12, तो मतलब टोटल काम हो जाएगा 73/12। इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो 12 × 72, 6 दिन हुआ, और 1/12 दिन, तो 6 दिन तो ये पूरा हो गया। और 1/12 को हम चेंज करना चाहें तो टोटल दिन में होता है 24 घंटा, तो इसको 24 से गुना कर देंगे, तो 1/12 हो जाएगा कितना? 2 घंटा। इसका मतलब 6 दिन और 2 घंटे मिलके सब काम कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। ओह सॉरी, मैंने ऊपर मिला दिया। चलो थोड़ा सा बैक कर, मैंने सिर्फ ये नीचे का मिटाता हूँ, बाकी अगर आपको लगता है तो आप वीडियो पॉज करके पीछे कर लेंगे या समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है और 2 संख्या 11 और 22 है, तो 30 संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा तो इसमें तो कुछ नहीं करना। 3 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, तो इसका सम जो हो जाएगा, योग हो जाएगा 20 × 3 = 60, और एक संख्या 11 है, दूसरी संख्या 22 है, तो इसमें से 60 में से 33 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 में से 33 घट गया तो 27 हो जाएगा। तीसरी संख्या 27 हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी ने अकेले 10 दिन काम किया, फिर ए कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले 10 दिन काम किया और फिर कार्य छोड़ दिया। ए से इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए फिर क्या क्वेश्चन कि ए है यहाँ पे, एक बी है। ये टोटल काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसको 50 दिन में कर सकता है। क्या हुआ? तो इसका हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 50 का एलसीएम 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम 50 है और ए 5 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, और टोटल काम 50 है और बी पूरा 50 दिन में करता है। इसका मतलब एक दिन में ये काम करता है। वो कह रहा है कि बी ने अकेले काम किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। बी ने 10 दिन तक किया और फिर छोड़ दिया, और बाकी काम जो है वो ए अकेला करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि बी ने अकेला काम किया 10 दिन, तो इसका एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 10 दिन में 10 यूनिट काम कर लिया। तो कितना काम बचा? टोटल 50 था, उसमें से 10 घटा देते हैं, टोटल काम 40 बचा। और 40 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए कितना दिन में कर लेगा? तो डे जो होता है उसके बाद क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। इसकी इफिशिएंसी 10 है और टोटल वर्क कितना बचा हुआ है? 40। तो 40/10 हो जाएगा, 4 दिन में कर लेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दिए गए आंकड़ों का मध्य 48.5 है, माध्यिका 44 है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। ठीक है, तो बहुलक निकालना है मुझे। तो माध्यिका कितना था? 44। 44 × 3 कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 4 × 12 13, तो 3 ×
44 अगर करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 132 माइनस 2 गुणे माध्य 43.5 गुणे 2 43 दूना 96 1 97 97 हो जाएगा। तो माध्य का कितनी हो जाएगी 97 3 35 हो जाएगा। तो यहाँ से 35 निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 + 10 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि 4 + 10 स्क्वायर और 4 + 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आपको पता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, अगर ये स्पेस बचेगा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और चलो अभी तो तक इतने का यूज है, अब फिर आगे देखेंगे। ठीक है, और सेक और कोसेक का भी होता है एक और। ठीक है, बट अभी इतने यूज है, हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक, चलिए तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि 1 + 10 स्क्वायर और प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। 4 को मैं अलग अलग कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो 1 + 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्या करूँगा मैं, आप क्या करूँगा, मैं इस पार्ट को अभी इस जो इतना पार्ट है बस ये इस पार्ट को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मैं कहाँ सोल्व करता हूँ, यहाँ पे नीचे। ठीक है, देखिए इसको लिख देता हूँ 1 / कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 / साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या 1 होता है, ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी माइनस नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम जहाँ से लाएँ यहाँ पर डाल देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं मैं लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये जो पहले से था सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2, है ना, या प्लस 2 था। तो ये पूरा से ये पूरा खत्म, तो सिर्फ जो 2 बचा हुआ वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगला है कि यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 14.1 है तो उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक दे रखा है कि एक बेलन है ऐसे, एक बेलन दे रखा है ऐसे। ठीक है, बोला उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πRh, उसका वैल्यू दे रखा है 140.1। ठीक, और ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करना। आयतन का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h होता है ना। तो मुझे क्या करना है, h दे रखा है तो मुझे r निकालना है। तो यहाँ से निकालूंगा, इससे r निकालूंगा मैं। तो इंटू π/3.14 गुणे r इंटू h कितना है 3 बराबर 140.1। इसको हटाऊँ तो 00 और इसको हटाऊँ तो 10 से 10 ख़त्म। यहाँ पे 3 से काटता हूँ तो 3 से कितने कटेगा, 3 चौका 12, 2 0, 3 छक्का 18, 3 7 21। अगर मैं 7 से कट जाएगा, 7 नहीं, किससे कटेगा अब, 2 मिनट कलर चेंज करता हूँ। 7 से नहीं कटेगा, कैसे करेगा, 3 चौका 12, यहाँ पे कैसे काटा था, 3 चौका 12
और 2 0 3 से कटा और 3 7 21, ठीक है 471 सही से कटा है। तो यहाँ से अगर R निकालना है मुझे, R क्या हो जाएगा 4 6 7 बटे 2 गुने 314 इंटू 10 है ना। इसको काटूंगा तो हो जाएगा 5 और इसको काटते 57, किससे कटेगा भाई? भाई इसको काटना है तो चलो नहीं काटते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं आर का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से मैं सीधे अब इसका वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, ठीक है। पाई हो जाएगा कितना 314 3 समय 4, आर क्या है? आर है 4 6 7 बटे 314 और फिर 4 6 7 बटे 314 और ये 5 का 2 जगह हो जाएगा तो 25, ठीक है। और एज कितना है 3 है। अब इसको गुना कर लो, एक 314 से एक 314 गया और फिर अब काटना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है ना भाई। रुक जाओ, अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है मुझे, सही तो निकालना होगा। 466 25 कहीं गलती क्या है भाई बताना जरा। कट क्यों नहीं रहा? आई थिंक मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। बस आपको ये बताना था कि मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा कि ये कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये निकालना था। यहाँ से आर निकल जाएगा और इस आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पाई और स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ इसलिए मेरे आंसर नहीं आ रहे, बट आप करेंगे शांत दिमाग से तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप एक बार फ़ोन का यूज करके कर लेना, फिर देखना है कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मतलब मैं ज़्यादा रुकूँगा तो टाइम ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 800 की राशि है, एक क्या 8000 की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई है। 8 वर्षों में 100 का 30 गुना हो जाता है तो 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए कि आपको पता है कि कोई वस्तु 1 से 3 हो जा रहा है 8 ईयर में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 24 साल में कितना गुना हो जाएगा, 24 ईयर में कितना गुना हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर कोई राशि 10 से 11 हो रहा है एक साल में, तो अगले दूसरे साल में क्या होगा, 100 से 121 हो जाएगा। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा। कैसे हुआ कि अगर एक था यहाँ पर ईयर, यहाँ पर 2 ईयर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को जितना गुना करेंगे उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उतनी गुनी से उतना स्क्वायर से बढ़ता है। जैसे कि कोई साल 10 से 11 है एक साल में, है ना, तो 2 साल में हो जाएगा 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर, 3 साल में हो जाएगा 10 के क्यूब से 11 के क्यूब, ठीक है। पूछेगा 4 साल में 10 के पावर 4 से 11 के पावर 4 हो जाएगा। इतना पता है आपको, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यही मुझे इसका यूज करके दिखाना है कि अगर टाइम जो है वो 3 गुना से बढ़ी है तो इसका जो अमाउंट होगा वो 3 के 1 के उसके पावर 3 से बढ़ेगी। मतलब इसका 1 क्यू से 3 के क्यू में बढ़ेगा 24 ईयर में, है ना। 3 गुने है तो इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो 1 से कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब कि एक अभी जो वैल्यू है किसी चीज़ का वो 24 साल बाद 27 हो जाएगी। अगर वैल्यू अगर 1 है तो 24 साल बाद कितना हो जाएगा 27। तो 1 की वैल्यू कितने दे रखी है मुझे यहाँ पे, 1 की वैल्यू दे रखी है मुझे 8000 यहाँ पे, ठीक है। तो 27 की कितनी हो जाएगी, 27 गुने 8000 तो हो जाएगा कितना 8 से 56 और 16 16 7 23 16 5 21 तो 216,000, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में पहले से 20% की कमी की जाती है, फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, अंत में 10% की कमी की जाती है, तो इसके मूल्य में कितने % की कमी या बेसी हुई, ठीक है। देखिए तो पहले मैंने मान लेता हूँ कि पहले 100 रहा हुआ मूल्य, अगर 20% बढ़ता है तो क्या मतलब क्या होगा कि 120/100, फिर बोला 20% कमी हुई, मैंने बढ़ा दिया 20% की कमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हुआ 80/100, फिर 25% की वृद्धि हुआ मतलब 125/100, फिर बोला अंत में 10% की कमी हुआ तो 90/100,
है ना। इससे ये ख़त्म और ये डबल से ये डबल ख़त्म, एक डबल सॉरी डबल नहीं, एक जीरो से एक जीरो और ये जीरो, है ना। नीचे वाला डबल जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब इसको काट सकते हैं कैसे कि 25 पंचे 25 125, 25 चौका 100, ठीक है। तो आ जाएगा और इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा 5 दूना 10%। इसका समग्र मूल्य क्या, समग्र मूल्य प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा 10% मैंने बोल दिया। तो हो जाएगा 10 2 गुने 5 गुने और ये वाला 9, ठीक है। तो 9 तो हो जाएगा 90%। इसका मतलब हुआ कि 100% पहले वैल्यू था 100%, या मैंने 100 माना था वो 100 वैल्यू तो पहले, अब 90 हो गया। तो कितना चेंज हुआ 10% का, 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले किसी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का और उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना देगा 314। तो 4 और पाई का वैल्यू 314 गुने r स्क्वायर बराबर 314। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, इससे ये पूरा खत्म। तो r बराबर क्या हो जाएगा √100/4 हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन तो और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि एक बिक्री के दौरान 50% माल, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी है कि 50% माल शेष माल और जो भी इसे अगर लिखा जाए कि जब भी क्वेश्चन मुझे कि 50% इतने बेच दिया, 50% आइटम इतने में बेच दिया, 80% आइटम इतने में बेच दिया, 30% आइटम इतने में बेच दिया, इतना % लाभ इतना % हानि, उसके लिए एकदम बढ़िया बता रहा हूँ मैं। उसको इसी मेथड को याद कर लो, आप एक बार में सीधे मतलब आंसर निकाल लोगे। देखिए इसमें करा है कि 50% माल को 40% लाभ पे बेचा, 50% मतलब टोटल अगर 100% माल है तो उसका 50%, है ना। तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 भाग। अगर 100% को हम टोटल मान लें, जैसे मैं मान लेता हूँ 100% है टोटल माल, तो उसका 50%, तो 50% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो 50/100, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2। तो वही मैंने लिखा है 1/2 भाग को 40% लाभ पे बेचा जाता है, 50 प्लस 40%, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। शेष माल का 40%, तो शेष माल कितना बचा 50 यहाँ पे यूज हो गया, तो शेष कितना बचा 50। तो इसका 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 40/100 मतलब हो जाएगा 20%। तो टोटल का 20% जो आइटम था वो 13% के लाभ पे बेचा गया। तो 20% का मतलब वैल्यू कितना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम हो जाएगा 20/100, है ना, बराबर 1/5। तो 1/5 भाग जो है वो 13% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। प्लस जहाँ प्लस लिख रहा हूँ इसका मतलब प्रॉफिट, जो यहाँ पर माइनस लिखूँगा वहाँ पे बोल रहा है कि लाभ पे बेचा। और शेष माल को देखिए तो 50% यहाँ पे बेच चुका है और 20% यहाँ पे बेचा 70%, टोटल अब रिमेनिंग कितना बचा 30%। तो 3/10, अगर 30% अगर रिमेनिंग मान लें 30% है तो इसको अगर हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। 3/10 भाग को 32% की हानि पे बेचा तो -32%, ठीक है। आप यहाँ से लिखा लीजिए, ये हो गया आपको यहाँ पे मिल गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% प्रॉफिट और प्लस 13/5 कितना होगा 13/5 हो जाएगा कितना 5 दूना 10 और 206%, ठीक है। प्लस माइनस से 32 या 96/10 हो जाएगा -9.6%, ठीक। देखिए तो 20 2 22, अब 22 में से 9 गया तो 13 और 0.6 से 0.6 खत्म। तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर x% बराबर हो जाएगा 13%, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकला 13। आ गया समझ में। कितना शॉर्ट मैंने क्या किया कि इसको बस ये जो परसेंटेज की वैल्यू दिया रखा है उसको हम भाग में चेंज कर लें, कितना भाग बेचा कितना भाग नहीं बेचा उसको। अब बाकी जहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्लस और जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे माइनस लिख के उसका भाग से इक्वेट कर देंगे, ठीक। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं है। और अगला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है ना। आप इसको सब लोग इसका करेंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो है आंसर तो दे रखा है, बस जो लोग कर लेंगे वो कमेंट में यस लिख देंगे और
जो लोग नहीं कर पाएंगे वो कमेंट में नो लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके आप इसको कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है भाई। 50 मिनट की वीडियो भी हो गई, मैं सोच रहा था 35 मिनट के आसपास होगी, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई। अगले वीडियो से कोशिश करेंगे कि 30-35 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू बने रहने के लिए। और आपका कोई दोस्त वोस्त पढ़ता है तो उसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, धन्यवाद।